I think after a few days we'll get used to it. Attendance वाला चीज. Okay, I think you should be able to see the screen in a minute. Okay. Alright, people, आज हमारा जो नया चैप्टर चालू होगा वो आपका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. दैट इज अ चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग विद. ठीक है, पिछला हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है. पिछले चैप्टर के आप लाइक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दैट्स इट. सादा चैप्टर, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा हेवी लोड आपको लेना नहीं है लास्ट चैप्टर का. Just ensure that you solve NCERT based 20 to 35 question. That is enough for that particular chapter. ठीक है. So यहाँ से आपको जो पोर्शन चल रहा है यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी होगी. यहाँ पे थोड़ा कंटेंट ज्यादा होगा. सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. और यहाँ पे अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आती देन प्लीज लाइक वोकल होके इंटरप्ट करिए और बताइए कि क्या समझ नहीं आता. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट. तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा टू अंडरस्टैंड द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द फ्लावरिंग प्लांट. तो बेसिकली आज हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आज हम यहाँ पे समझें. सो दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे आपके समझ ला रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? नो सर. No, sir. No, sir. No, sir. ऑलराइट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. क्या अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. अभी हम राइट. ऑलराइट. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस न्यू चैप्टर जो आपका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट. तो यहाँ पे हम लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो आज के दिन हम कोशिश करेंगे समझने का कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका क्या होता है एंड उसके में आपको लाइक क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगी. तो जब भी हम बात करते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो आप जानते हो दैट इज गोइंग टू बी योर स्टेमेन. सो स्टेमेन को ही आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि स्टेमेन में आपको दो चीजें मिल जाती है. यू गेट टू सी अ एंथर एंड देन यू गेट टू सी अ लॉन्ग फिलामेंट व्हिच विल बी सीन ओवर हियर, जो आपको यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा. सो यू हैव टू थिंग्स इन दिस. यू विल हैव द एंथर एंड यू विल हैव द फिलामेंट. सो बेसिकली आज हमें इन्हें ही डिटेल में समझना है कि बेसिकली हमारे ये करते क्या है. तो एक चीज तो आप यहाँ पे जानते हो कि जब हम बात करते हैं हमारे स्टेमेन की, जब हम बात करते हैं हमारे एंथर की, तो एंथर वो साइट होती है आपकी यहाँ पे जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन बनते हैं. दिस इज अ साइट वेयर यू विल गेट टू सी योर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे. ठीक है. अब बात करते हैं एंथर को थोड़ा डिटेल में, इनके बारे में हम बात करते हैं. इतना जान लिया कि हम यहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं. सो इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं. तो जब भी आप एंथर को देखेंगे, whenever you will observe the anther, so it will be bilobed. मतलब इसके बीच में आपको ऐसा एक इंसिजन मिलेगा, एक बीच में आपको ऐसा इंसिजन मिलेगा जिससे क्या होता है आपका एंथर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. और क्योंकि आपका यहाँ पे एंथर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, that's why we say that your anther in majority of the plants is going to be bilobed. सारे प्लांट्स में नहीं, बट इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आपका जो एंथर होगा ये आपका होगा बायलोब. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके एंथर के दो पार्ट हैं या अगर वो बायलोब, मतलब यहाँ पे एक बीच में इंसिजन है और इस इंसिजन की वजह से आपके इसके एंथर के दो पार्ट्स बन जाते हैं,
तो एक और चीज आप याद रखिएगा कि मेरे जो एंथर के जो दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वन वास्कुलर टिश्यू। तो ये जो मेरा जो बीच में इंसिशन है, ये इंसिशन बेसिकली बीच में जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, जिसको मैं कलर कर दूंगा यहाँ पे ब्लू, ये इंसिजन जो मेरा बीच में है, ये वो इंसिजन है जिसके थ्रू मेरे ये एंथर के दो पार्ट एक दूसरे से रहते हैं अटैच। सो द टू लोब्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। सो मेरे जो दो लोब्स हैं यहाँ पे, टू लोब्स रिमेन अटैच्ड, और ये अटैचमेंट का रीजन आपका यहाँ पे होता है एक वास्कुलर टिश्यू जिसका नाम होता है कनेक्टिव। तो नाम से पता चल रहा है कि इसका काम हो रहा है दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करना। तो याद रखिएगा आपके जो एंथर के यहाँ पे दो लोब्स हैं, राइट, वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ माय कनेक्टिव। सो कनेक्टिव आपका टिश्यू है, बेसिकली ये देखा जाए तो एक तरीके से ये आपका वास्कुलर टिश्यू है, इट इज अ वास्कुलर टिश्यू, और ये वास्कुलर टिश्यू आपका कनेक्ट करता है आपके दोनों लोब्स को। तो ये चीज याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। So two lobes are going to remain attached to each other with the help of the connective. So that's one thing you have to know. अब अज्यूम करते हैं कि आप इस एंथर को हाथ में लेते हैं और इसको आप खोल के देखते हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि एक सिंगल लोब के अंदर आपको वहां पे दो चेंबर देखने के लिए मिलते हैं। एक सिंगल लोब के अंदर आपको दो चेंबर देखने के लिए मिलते हैं। सो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस एंथर को खोल के देखता हूं तो मुझे इसके अंदर मिलेंगे दो चेंबर देखने के लिए, और सिमिलर तरीके से अगर मैं इसको खोलूंगा तो उसमें मुझे दो ही मिलेंगे, उसमें मुझे यहाँ पे दो चेंबर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो मेरे दो दो चेंबर यहाँ पे मुझे मिल रहे देखने के लिए, इनको मैं यहाँ पे नाम दूंगा। आई विल कॉल्ड अ टर्म नोन एज माई थीका। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टर्म लाइक अ चेंबर, मैं यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ कि मुझे मिलता है दो थीका देखने के लिए एक सिंगल लोब के अंदर, THECA। तो एक सिंगल लोब के अंदर मुझे देखने के लिए मिलेगा दो थीका, या मैं कह सकता हूँ दो चेंबर। सो अगर इस साइड में मुझे दो थीका मिल रहे देखने के लिए, या दो चेंबर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दूसरे साइड पे भी अगर मुझे दो चेंबर मिलेंगे, ऑब्वियसली वहां पे भी दो ही मिलेंगे, और वहां पे अगर मुझे दो थीका दिख रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ थीका ओवर हियर आर गोइंग टू बी 4, राइट, आर गोइंग टू बी 4। तो याद रखिएगा जब आप एंथर को ओपन करते हैं, जब आप एंथर को खोल के देखते हैं, तो एक सिंगल लोब के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए टू थीका। सो अगर मैं इसको खोलता हूँ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। सो अगर मैं एंथर को ओपन करता हूँ तो मुझे दिखेगा that you will find a structure will be something like this. कुछ ऐसा वो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, राइट। तो इसको मैं एक इमेजिनरी मिडलाइन यहाँ पे बनाता हूँ मैं। इमेजिनरी ये मैं ले रहा हूँ ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन आई थिंक 11th में आप लोगों ने लिया होगा, कुछ ना कुछ आप लेते हो 11th के अंदर स्लाइड्स, जब एक्सपेरिमेंट करते हो आपके बायो लैब के अंदर, स्टेम यूज करते हो या रूट यूज करते हो, कट करते हो ब्लेड से, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। वही चीज आप यहाँ पे अपने एंथर लोब के साथ भी यहाँ पे करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि यू विल हैव, सो ये बेसिकली आपका मिड लाइन मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दो थीका दिख रहे हैं, सो दीज आर माय टू थीकास ओवर हियर, राइट। और यहाँ पे मुझे मेरे यहाँ पे दो थीका यहाँ पे दिख रहे हैं, सो दिस इज माय 1 2 1 2, राइट। और ये दो है मेरे, ये एक मेरा सिंगल लोब है यहाँ पे, सो दिस बिकम्स माय सिंगल लोब ओवर हियर। ये मेरा सिंगल लोब यहाँ पे होगा, दैट्स अ सिंगल लोब, and this happens to become my single lobe। और ये दोनों लोब मेरे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ with the help of vascular tissue जिसका नाम है मेरा यहाँ पे कनेक्टिव। तो याद रखिएगा कि आपका जो एंथर होता है वो आपका होता है बायलोब, बट उसके अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए, सिंगल लोब के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए टू थीकास, राइट। सो बेसिकली यू विल फाइंड टू थीकास इन सीन इन द सिंगल लोब, इसलिए हम बोलते हैं हमारे एंथर को एज अ डायथेकस। इसलिए यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय डायथेकस। तो याद रखना मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपके जो एंथर होगा बायलोब होगा एंड इट विल बी डायथेकस, राइट। इट इज गोइंग टू बी डायथेकस ओवर हियर। क्या इतना पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. तो ये चीज आपको यहाँ पे आती है दैट योर एंथर लोब इज गोइंग टू बी बायलोब, दैट्स वन थिंग। टू लोब यहाँ पे होगा एंड इट इज गोइंग टू बी डायथेकस, और बीच में जो यहाँ पे आपका कनेक्शन यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कनेक्टिव, जो यहाँ पे इसको बांध के रखेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग यू हैव टू नो। अब थोड़ा इसको और समझते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। फिर आप ये स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंडोशियम, कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ स्टेमन। सो बेसिकली आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पे हम एंडोशियम बोलेंगे एंड इट विल हैव अ
whole of stamen will be seen over there. The number and length of stamen are variable in flower of different species. बिल्कुल आपके जो स्टेमन का नंबर है वो स्पीशीज टू स्पीशीज आपको यहाँ पे वेरी करेगा. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca. जो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, हर एक लोब में आपको 2 थीका देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. They are diathecous and often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. तो वो लोग कह रहे हैं कि longitudinal groove दोनों को separate यहाँ पे कर रही होती है vertically. So याद रखना, it will be diathecous going to be having the 2 theca in a single lobe. तो इतना आपने यहाँ पे देख लिया. अब हम देखते हैं TS of anther. अब एंथर को पूरे तरीके से हम यहाँ पे समझते हैं. तो जब आप एंथर को पूरे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो अभी तो हमने देख लिया कि उसमें डिवीजन क्या है. Now let's try to see some more things over here. So जब हम एंथर को यहाँ पे थोड़ा और सही से समझने की कोशिश करेंगे, so you realize few more things. So first of all, अब एंथर के अंदर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 4 चेंबर, राइट? यू आर गोइंग टू सी 4 चेंबर ओवर हियर, राइट? तो इन चेंबर्स को बेसिकली हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया. ये जो 4 जो मेरे यहाँ पे चेंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो मेरे 4 थिका है, या आई कैन वेरी क्लियरली से 4 थिका इन द 4 सेपरेट कॉर्नर्स. दीज आर कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोरेंजिया. इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया. सो आई कैन कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया. अब अगर मैं इस एरिया को माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहा हूं तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया का टोटल नंबर यहाँ पे कितना है. 1 2 3 4. तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज गोइंग टू बी 4. अब क्योंकि आपको एक बायोलोब्ड एंथर में हमेशा माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर यहाँ पे रहेगा 4, सो दैट्स व्हाई वी से दैट वुड बी टेट्रास्पोरोजिनेट. इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर टेट्रास्पोरोजिनेट. ये टर्म हम जनरली यूज करते हैं हमारे मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए. क्यों टेट्रा? टेट्रा मतलब 4 और आपका स्पोरेंजिया मतलब स्पोरेंजिया. सो यू गेट टू सी अ सिंगल एंथर, यू गेट टू सी 4 स्पोरेंजिया. याद रखना, द नंबर ऑफ स्पोरेंजिया ओवर हियर आर गोइंग टू बी 4. सो यू हैव अ 4 स्पोरेंजिया एंड इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे यूज करेंगे एंड दैट इज माय टेट्रास्पोरोजिनेट. ये टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो बेसिकली मेरे यहाँ पे 4 स्पोरेंजिया है. अब क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है कि जो मेरे 4 स्पोरेंजिया है इनका काम क्या होता है. तो आप इतना समझ लो कि ये जो स्पोरेंजिया आपके हैं यहाँ पे, इनको मैं एक और टर्म यहाँ पे दे सकता हूँ. आई कैन यूज वन मोर टर्म फॉर देम एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय पोलन सैक. इसको मैं यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे दे सकता हूँ एंड आई कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ पोलन सैक. अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरे माइक्रोस्पोरेंजिया को मैं यहाँ पे पोलन सैक भी कह सकता हूँ, तो इससे मुझे एक चीज यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है कि ये वो जगह है जहां पे मेरे पोलन ग्रेन्स बनते होंगे. ये मेरी वो जगह यहाँ पे बन जाती है. दिस इज अ साइट वेयर आई कैन एक्चुअली फाइंड माय पोलन ग्रेन्स मस्ट बी फॉर्मिंग. तो ये चीज भी आप यहाँ पे समझो और ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिए कि जब हम बात करते हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो याद रखना ये आपका वो लोकेशन है आपका जहां पे आपके पोलन ग्रेन्स आपके बनेंगे एंड माइक्रोस्पोरेंजिया कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज योर पोलन सैक. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे एक एंथर के अंदर कितने पोलन सैक होते हैं, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 4. राइट, योर आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 4 ओवर. ठीक है. बीच में आपका यहाँ पे आता है कनेक्टिव. बीच में आपका रहेगा आपका कनेक्टिव, जिसका काम होता है वो इस दोनों लोग को जोड़ के लिखेगा. ये बेसिकली आप टीएस ऑब्जर्व कर रहे हो. जब आप टीएस को ऑब्जर्व करते हो देन यू गेट टू सी सच पिक्चर. तो अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. इतना हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ पे जो पोलन सैक है वहाँ पे पोलन ग्रेन बनते होंगे, राइट? और इसको हम इवन कहते हैं लाइक जनरल टर्म ओवर हियर इज माय माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है. और यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स आप बनाओगे. अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं. लेट्स ट्राई टू सी कि यहाँ की वॉल कैसी होती है, हाउ द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज गोइंग टू बी. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. नाउ बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर. The anther consists of 4 microsporangia located at a corner at 2 in the east lobe. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Microsporangia develops further and becomes pollen sac, and they extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with the pollen grain. So basically इसके अंदर ही आपको pollen grain देखने के लिए आपको मिलेंगे. A typical anther has 4 microsporangia and that's why it is called my tetrasporogenate. इसलिए हम यहाँ पे ये टर्म यूज करते हैं. सो कहा जाता है बिल्कुल, और कहा कहने वाली बात बिल्कुल यहाँ पे सही है कि एक टिपिकल एंथर जो आपका होता है इट विल बी बायलोब्ड, डायथिकस एंड टेट्रास्पोरोजिनेट. सो ये 3 टर्म्स एक टिपिकल एंथर के लिए हम हमेशा यूज कर सकते हैं. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है.
अब हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वॉल ऑफ द एंथर। हमारी जो एंथर की वॉल है उसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं थोड़ा प्रिसाइसली बताऊं तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरी यहाँ पे वॉल है, इसको मैं यहाँ पे कलर लेबल करके बताता हूँ। ये जो मेरी यहाँ पे वॉल है इसको हम यहाँ पे समझेंगे। दिस इज अ वॉल ऑफ योर बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया और वॉल ऑफ योर एंथर। इसको हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वॉल ऑफ योर एंथर। सो वॉल ऑफ एंथर, मैं एंथर कहकर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया भी टर्म यूज करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे है क्या। ठीक है, अब इसको समझने के पहले, ये वॉल को समझने के पहले एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वॉल के अंदर क्या है। तो वॉल के अंदर बेसिकली जो आपका जो गोल वाला जो पार्ट है यहाँ पे, दैट एरिया ओवर हियर इज गोइंग टू बी हैविंग माय स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो गोल वाला एरिया जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया है, दिस एरिया ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पे मुझे मिलेंगे मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू। अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे कुछ सेल्स, और इन्हीं सेल्स को यूज करके मैं बेसिकली बनाता हूं मेरे पोलन ग्रेन्स। तो इतना पहले आप याद रखो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यूज को यूज करके ही मैं अपने पोलन ग्रेन बना सकता हूँ। सो विल सी दैट बाद में क्यों बनते कैसे हैं, बट याद रखना यहाँ पे आपको मिलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, और इनमें से ही आप बनाते हो आपके पोलन ग्रेन्स। यूजिंग देम ओनली विल बी फॉर्मिंग द पोलन ग्रेन्स। और याद रखना फिलहाल जितने भी सेल आपको दिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर वो सारे आपके होंगे डिप्लॉइड। देखो यहाँ पे कोई मियोसिस अभी हुआ नहीं है, तो याद रखना जितने भी सेल मुझे यहाँ पे दिखेंगे दे आर गोइंग टू बी डिप्लॉइड। तो अंदर मेरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। अभी हम समझते हैं कि वॉल में क्या होता है। हम देखते हैं कि इसके जो आसपास जो वॉल है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉल के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। जब हम वॉल ऑफ एंथर की बात करेंगे, सो जो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे होगी, याद रखना द आउटर मोस्ट लेयर। सो विल स्टार्ट विद द आउटर मोस्ट लेयर। सो विल स्टार्ट विद द आउटर मोस्ट लेयर। और जो Epidermis. हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। Outermost layer is epidermis. हाँ जी बिल्कुल सही, द आउटर मोस्ट लेयर इज गोइंग टू बी योर एपिडर्मिस। तो याद रखिएगा जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे होगी दैट इज गोइंग टू बी योर एपिडर्मिस। और एक चीज याद रख लेना यहाँ पे एपिडर्मिस को लेके कि एपिडर्मिस का एक ही काम होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। सो इट विल हैव अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसका कोई अलग से रोल नहीं होता, इट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टिव इसका फंक्शन होगा। सो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये होगी सिंगल लेयर्ड। सो इट इज गोइंग टू बी अ सिंगल लेयर ऑफ योर epidermis will be seen. So single layered epidermis will be seen as the outermost layer. So याद रखिएगा जो outermost layer आपकी यहाँ पे आ जानी है that is always going to be your epidermis. ये आपकी होगी एक वॉल। उसके बाद so that's the first wall, first layer. इसके बाद जो अगली आपके यहाँ पे लेयर आएगी that is going to be of my endothecium. तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आपकी आती है, अभी हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, ठीक है याद रखना हम लोग बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो बाहर से अब जो अगली लेयर यहाँ पे अंदर के साइड पे आएगी that is my endothecium. Endothecium will be the next layer. अब इसके साथ क्या होता है यार ना, it is also going to be a single cell layer. It is also going to be a single cell layer, celled layer. इसके भी कोई मल्टीपल लेयर्स नहीं होती है, सिंगल सेल लेयर ही होती है। so इतना याद रखना आप लोग, ये going to be single cell layer. अब एंडोथीशियम को लेके आपको दो तीन ट्रेट आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। एंडोथीशियम को लेके आपको, और आई वुड से एक दो ट्रेट आपको इसके अंदर आपको याद रखने पड़ेंगे। वो क्या है? पहली चीज आपको याद रखनी है कि एंडोथीशियम विल बी हैविंग प्रेजेंस ऑफ फाइबरस टिश्यू। तो इसके अंदर आपको फाइबरस टिश्यू आपको देखने के लिए मिलता है। और आई वुड रादर से टिश्यू नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे फाइबरस थिकनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। फाइबरस थिकनिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेरे एंडोथीशियम के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो फाइबरस थिकनिंग आती है। तो याद रखना यहाँ पे मिलता है आपको डिपोजिशन ऑफ अल्फा कैलोज। यस, यू विल हैव अ डिपोजिशन ऑफ, वेरी गुड, डिपोजिशन ऑफ अल्फा कैलोज। सो अल्फा कैलोज का डिपोजिशन आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी गिविंग यू द फाइबरस थिकनिंग। तो ये लाइक फाइबरस थिकनिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो इनकी जो वॉल होती है उसमें आपको सर्टेन मोड ऑफ थिकनेस आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, एक और चीज आप यहाँ पे ऐड रख सकते हो। इसकी जो आउटर वॉल होती है ना एंडोथीशियम की, वो थिन होती है। इसकी जो आउटर वॉल होगी
इसकी जो आउटर वॉल होती है दैट इज गोइंग टू बी थिन, बट उसके अलावा इसकी इनर वॉल और रेडियल वॉल जो होती है वो जनरली आपकी होती है थिक। ठीक है, सो यार इतना याद रख लेना कि आउटर वॉल थिन होती है और बाकी की वॉल इसमें रहेगी आपकी थिक। और याद रखना यू विल फाइंड द डिपोजिशन ऑफ अल्फा कैलोज विल बी सीन ओवर हियर, तो ये एक चीज याद रखना। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि एंडोथीशियम हैज वन प्रॉपर्टी, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। एंडोथीशियम विल हैव वन प्रॉपर्टी, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये वाटर को रिटेन कर सकता है, दिस कैन रिटेन वाटर। सो याद रखना जब मैं कह रहा हूं कि इसकी है आपकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, इट कैन रिटेन वाटर, सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माय एंडोथीशियम। और इसका बेसिकली काम यहाँ पे ये होता है डिहाइसिस में हेल्प करना। सो यहाँ पे आप समझो होता क्या है, आपका जो एंडोथीशियम होता है वो बेसिकली आपको हेल्प करेगा आपके एंथर को ब्रेक करने में। एक चीज याद रखिए आप कि आपका जो एंथर है उसके अंदर आपके बनेंगे पोलन ग्रेन। इन पोलन ग्रेन को आज नहीं तो कल आपको उन्हें बाहर निकालना है। जब तक ये बाहर निकलेंगे नहीं तब तक ये एनवायरमेंट में बाहर जाएंगे नहीं, तब तक आपका पॉलिनेशन हो नहीं सकता। तो एंथर को ब्रेक किया जाएगा फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन, राइट। और यहाँ पे एंथर को ब्रेक करने के लिए आपका एंडोथीशियम एक रोल यहाँ पे प्ले करता है। और आई वुड से कि जहां से आपका एंथर ब्रेक होगा उसका एक सर्टेन लोकेशन आपको एंडोथीशियम के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है दैट माय एंडोथीशियम विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिहाइसेंस ऑफ द पोलन ग्रेन। सो डिहाइसिस मतलब डिहाइसिस ऑफ माय एंथर, दैट डिहाइसिस ऑफ माय एंथर मींस मेरे एंथर का ब्रेक होना। और जब मेरे एंथर का यहाँ पे मेरा ब्रेकेज हो रहा है दैट मींस व्हाट कि मेरे जो पोलन ग्रेन है अब मेरे वहां से वो बाहर निकलेंगे। सो याद रहेगा एंडोथीशियम विल हैव अ रोल इन योर डिहाइसिस ऑफ योर एंथर। ये आपको आगे मैं वापस दिखा दूंगा, ऑफ योर एंथर। इसके थ्रू ही यू विल फाइंडिंग कि आपके पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे रिलीज होंगे। तो आप यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखेंगे। आउटर मोस्ट लेयर है मेरे यहाँ पे एपिडर्मिस की, एंडोथीशियम जो मेरा यहाँ पे होगा उसके बारे में आप दो चीज याद रखिए। पहली चीज यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग, दैट वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड थिंग आप यहाँ पे याद रखिए दैट आपकी जो फाइब्रस थिकनिंग होगी वो आपकी बनती है विद द हेल्प ऑफ माय अल्फा कैलोज। थर्ड चीज आपका एंडोथीशियम का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कहते हैं इट इज गोइंग टू बी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये वाटर को रिटेन कर सकता है एंड विल हेल्प इन द डिहाइसिस ऑफ द एंथर। सो बेसिकली आपके एंथर को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे वो हेल्प करता है। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माय एंडोथीशियम। तो ये आपकी यहाँ पे दो लेयर हो गई, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। क्या ये दो लेयर आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टू लेयर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? सो दीस आर टू थिंग्स व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब जब हम बात करते हैं वॉल ऑफ एंथर की तो हम यहाँ पे चार लेयर की बात करेंगे। पहले बता रहा हूँ हम यहाँ पे बात करेंगे चार लेयर्स की। सो विल टॉक अबाउट द 4 लेयर्स ओवर हियर। इसके हमने यहाँ पे 2 लेयर की तो हमने यहाँ पे बात करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लेयर। सो थर्ड लेयर करने के पहले हम इतना यहाँ पे पढ़ लेते फटाफट। क्या लिखा हुआ है? Macrosporangium is generally surrounded by my 4 different wall layers. Epidermis is outermost layer. It's a single-celled thick layer, forms the outermost protective layer. Endothecium, fibrous layer आपकी होती है. This layer is present below the epidermis and going to be single-celled thick layer. Outer wall of these cells remain thin, जो मैंने आपको बोला था, but inner wall and radial wall becomes thick due to thickening of the alpha cellulose fiber. So alpha cellulose और alpha callose fiber are going to be the same thing. राइट। सो उनके ऐसे आपके यहाँ पे डिपोजिशन आपके यहाँ पे जरा फाइब्रस आपको डिपोजिशन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो ये दो चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। फिर एंडोथीशियम बिकम्स हाइग्रोस्कोपिक, हम ऑलरेडी ये टर्म देख चुके हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फाइब्रस थिकनिंग एंड एंडोथीशियम हेल्प्स इन द डिहाइसेंस ऑफ द एंथर। ये आपके लिए टर्म याद रखना आपके लिए बड़ा ही जरूरी यहाँ पे होगा। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं हमारे मिडल लेयर की। तो जब भी आप बात करते हैं हमारे मिडल लेयर की, सो लेट मी यूज दिस, ओके लेट्स सी ओवर हियर ओनली। जब हम बात करें हमारे मिडल लेयर की, सो मिडल लेयर इज कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। पहली चीज, मिडल लेयर में मिलते हैं आपको देखेंगे पेरेन्काइमेटस सेल, और ये सिंगल लेयर नहीं होती, इट कैन हैव मल्टीपल लेयर्स। तो यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए 1 to 3 लेयर्स विल बी सीन ऑफ द मिडल लेयर। सो मिडल लेयर के आपको 1 से 3 लेयर देखने के लिए मिलती है। तो याद रखना ये सिंगल लेयर नहीं होती, like you'll get to see 2 to 3 layers are seen of my middle layer.
तो 2 से 3 लेयर मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी फूड इज स्टोर्ड इन माय पेरेन्काइमस सेल्स ऑफ दिस लेयर। सो ये जो सेल होते हैं या इस लेयर में जो मेरे पेरेन्काइमस सेल्स होंगे, उनके अंदर आप खाना स्टोर करके रखोगे, उनके अंदर फूड आप स्टोर करके आप रखते हो। तो अगर हम यहाँ पे अगर बनाना चाहे तो याद रखना कि हमारी मिडिल लेयर बनेगी इसके अंदर, इट विल बी ऑन द इनर साइड, और ये एक लेयर इसकी नहीं होगी, इट विल बी लाइक 2 to 3 लेयर्स विल गेट टू सी ओवर हियर। तो मिडिल लेयर के होते हैं 2 से 3 लेयर, दिस विल बी योर मिडिल लेयर। तो ये हो गया आपकी लेयर नंबर 3। अब इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे लास्ट लेयर एंड दैट इज गोइंग टू बी टिपेटम। अब टिपेटम समझने के पहले याद रखना कि मेरी जो 3 लेयर है इनका कलेक्टिवली काम क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेरी 3 लेयर का कलेक्टिवली काम क्या होगा यहाँ पे, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी योर प्रोटेक्शन एंड डिहाइसिस ऑफ द एंथर। जी, इसका काम होगा आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड डिहाइसिस ऑफ एंथर आर द 2 roles you will find done by my this outer wall of your anther, or I would say these 3 layers will collectively play a role in my protection and dehiscence of the anther। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। So outer 3 wall perform the function of protection and helps in the dehiscence of the anther। इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। These are the 3 things you have to know, layers you have to know। After that, अब हम बात करते हैं हमारे इनरमोस्ट लेयर की। अब इनरमोस्ट आपकी लेयर जो यहाँ पे वो काफी आपकी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बहुत कुछ करती है। सो इनरमोस्ट लेयर इज माय टिपेटम, दैट इज गोइंग टू बी द इनरमोस्ट लेयर। अब आपकी जो इनरमोस्ट लेयर आपकी यहाँ पे है टिपेटम, याद रखना दिस कैन बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे जो आपको जो सेल्स मिलेंगे दे विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। इतना पहले आप याद रखना, दिस सेल्स कैन बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ये लेयर जो है या इसमें जो सेल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरी यहाँ पे लेयर है, समझे मेरी यहाँ पे लेयर है टिपेटम की, जो मेरी इनरमोस्ट लेयर है, तो इसमें आपको सिंगल न्यूक्लियस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी से इट इज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, यू कैन सी मोर देन 1 न्यूक्लियस कैन बी सीन ओवर हियर। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपसे पूछी थी एक बात आपको बताई थी कि अभी तक जितने भी हमारे सेल्स हैं यहाँ पे वो सारे आपके हैं डिप्लॉयड। तो टिपेटम भी मेरा इनिशियली होगा डिप्लॉयड। सो याद रखना मेरा जो टिपिटल यहाँ पे है वो भी मेरा होगा इनिशियली डिप्लॉयड, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम कुछ टाइम के बाद इट कैन शो पॉलीप्लॉइडी। आफ्टर सम टाइम it can show polyploidy। अब ये हम समझ लेते हैं कि यार ये पॉलीप्लॉइडी शो करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया। सो व्हेन आई से इट शोज पॉलीप्लॉइडी दैट मींस व्हाट, इनिशियली तो वो 2n था, इनिशियली तो वो डिप्लॉइड था, बट कुछ टाइम के बाद क्या दिखता है आपको कि ये जो सेल होता है वो 2n नहीं रहता, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है एंड इट माइट बी 4n or it might be 5n or it might be 6n। तो अगर आपको 2n से ज्यादा अगर आपको नंबर देखने के लिए मिल जाए, चाहे वो 3n ही क्यों ना हो, राइट, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ पॉलीप्लॉइडी। दैट कंडीशन ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय पॉलीप्लॉइडी। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीप्लॉइडी। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट माय टिपेटम इज नोन टू शो समथिंग नोन एज माय पॉलीप्लॉइडी। ये एक बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल है जो आपको याद रखनी है बिकॉज ये क्वेश्चन में आ जाती है। सो टिपेटम हैज अ पोटेंशियल टू शो पॉलीप्लॉइडी एंड इट इज द वन व्हिच इज आल्सो गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। ये आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आपको मिल जाता है। याद रखना बहुत सारे कम सेल्स ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड आपके होते हैं। एक अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, अगर आपको याद हो, तो आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसी तरीके से अगर आप टिपेटम को ऑब्जर्व करोगे सो यू विल गेट टू सी दे आर आल्सो गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड ओवर हियर। एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो प्लॉइडी होगी वो भी डिप्लॉइड इनिशियली होता है, बट बाद में इट कैन शो पॉलीप्लॉइडी, जो जनरली देखने के लिए आपको मिलता ही है। क्या ये वाली स्लाइड यहाँ तक आपको समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? शुड आई गो फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Sir, ये layer अगर आपको पूछनी हो देन आप इंटरप्ट। हाँ जी बेटा बोलिए।
सर ये लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। हाँ, अभी हम इसका रोल देंगे, बिल्कुल ये और रोल प्ले क्या करेगी वो हम आगे देखेंगे। अभी हमें इतना इसके अंदर आपको क्या चीजें देखने, लाइक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेयर। इनरमोस्ट लेयर के कैरेक्टर यहाँ पे क्या, हम देखेंगे इसका रोल क्या होता है। सो रोल में वी टॉक अबाउट द नरिशमेंट ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारी आगे इनरमोस्ट लेयर। नाउ विल टॉक अबाउट द रोल्स ऑफ द इनरमोस्ट लेयर, दैट इज माय टिपेटम। तो टिपेटम के हम यहाँ पे रोल की हम बात करते हैं। सो टिपेटम जो हमारा यहाँ पे है, लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ द टिपेटम। तो रोल्स मेरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। सो नरिशमेंट टू योर डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो भी आपके पोलन ग्रेन पोलन सैक में डेवलप करेंगे उनको नरिश करेगा मेरे यहाँ पे टिपेटम। अब याद रखना, पोलन ग्रेन की जगह हम यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज माय माइक्रोस्पोर्स। आई कैन यूज अ टर्म लाइक माय माइक्रोस्पोर्स। सो वो आपने लाइक कुछ नया नहीं समझना इसे। माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग बट माय पोलन ग्रेन ओनली, ठीक है। सो इट एक्चुअली हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स। उसके नरिशमेंट में यहाँ पे वो मदद करता है। अब कैसे मदद करेगा? तो आप लोग मुझे फटाफट बताओ कि ये जो 4 लेयर थी उसमें से कौन से लेयर के अंदर था पेरेन्काइमेटस सेल्स और उसके अंदर फूड स्टोर होता था? वो कौन सा लेयर था? मिडल लेयर था वहां पे, बिल्कुल सी, जिसके अंदर फूड भी स्टोर हो रहा था वहां पर, जिसमें पेरेन्काइमेटस सेल भी थे, उनके भी स्टोर रहा था। तो वहां से स्क्वीज करके फूड को निकालता है ये और आगे भेजता है टुवर्ड्स द माइक्रोस्पोर्स और माय पोलन ग्रेन्स। तो याद रखना टिपेटम नरिशमेंट यहाँ पे कैसे प्रोवाइड कर रहा है? बाय टेकिंग आउट दैट फूड फ्रॉम द मिडल लेयर एंड पुशिंग इट टुवर्ड्स द माइक्रोस्पोर्स। तो उस तरीके से यहाँ पे नरिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। उसके बाद helps in the formation of sporopollenin. तो sporopollenin is the outermost layer of the pollen grain. So sporopollenin is basically आपका एक केमिकल कंपाउंड है, राइट? और ये आपको मिलता है एज अ आउटरमोस्ट लेयर ऑफ माय पोलन ग्रेन। तो ये बनाने में आपकी मदद करता है आपके यहाँ पे टिपेटम। तो याद रखना, अगर आप किसी पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करते हो ध्यान से माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसकी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड माय स्पोरोपोलेनिन। जो आउटरमोस्ट लेयर आपकी यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन आपका बना के देता है आपको यहाँ पे टिपेटम। सो टिपेटम एक्चुअली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माय स्पोरोपोलेनिन और ये आपको पोलन ग्रेन के आसपास एज अ आउटर लेयर आपको मिलती है। इट इज सीन एज अ आउटर वॉल और आउटर लेयर ऑफ अ ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये आपको टिपेटम ही बना के देगा। अब मैं यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक ही पॉइंट ऐड करूंगा बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, इसलिए। और वो एक पॉइंट यहाँ पे ये होगा, टिपेटम आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर पोलन किट। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर पोलन किट। अब पोलन किट क्या होता है ये हम यहाँ पे समझते हैं ब्रीफली। पोलन किट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि देखो कई बार होता क्या है ना कि कुछ मेरे पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनको इंसेक्ट लेके जाते हैं। समझे, मेरा पोलन ग्रेन यहाँ पे है और इसको इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा, मतलब इंसेक्ट आएगा, इसको उठाएगा या इंसेक्ट की बॉडी पे लगेंगे और इसको फिर आप दूसरे फ्लावर तक लेके जाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि इंसेक्ट इसको क्यों उठाएगा? व्हाई द इंसेक्ट विल कम एंड पिक दिस फिजूल का बैगेज ऑन इट्स बॉडी? तो होता क्या है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि ये पोलन ग्रेन मेरा इंसेक्ट के ऊपर बैठ के जाए तो आपको इस पोलन ग्रेन पे कुछ डालना पड़ेगा। तो आपको इस पोलन ग्रेन पे पहले डालना पड़ेगा कलर। तो हम यहाँ पे डालेंगे कलर एंड दैट इज गोइंग टू बी माय येलो कलर। इस पोलन ग्रेन पे मैं लगाता हूँ पहले मेरे यहाँ पे एज अ येलो कलर। तो येलो कलर मैं यहाँ पे डालूंगा। चलो येलो कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया। येलो कलर डालने का फायदा ये होता है कि इंसेक्ट अब इसको देख के अट्रैक्ट होगा। दैट्स वन थिंग। सेकेंड चीज इसके बाद क्या होती है कि इस पोलन ग्रेन पे आई विल ऑल्सो फाइंड प्रेजेंस ऑफ ऑयली सिक्रीशन। यहाँ पे मुझे ऑयली सिक्रीशन भी मिलता है। आई विल गेट टू सी ऑयली सिक्रीशन ऑन दिस पोलन ग्रेन। अब ये ऑयली सिक्रीशन, जिसको मैं इवन कह सकता हूं एज अ स्टिकी सिक्रीशन, ये भी मुझे पोलन ग्रेन पे मिलेगा। अब ये स्टिकी सिक्रीशन लगाने का या डालने का मतलब रीजन ये होता है ताकि ये पोलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाए। जैसे ही हनी भी उसके ऊपर आके बैठती है तो पूरा पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे चिपक जाएगा बिकॉज इट हैज अ ऑयली सिक्रीशन ऑन द पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन पे एक ऑयली सिक्रीशन है एंड इट हैज येलो कलर that is actually done so that you can attract the insect. अब जब आप येलो कलर और ऑयली सिक्रीशन पोलन ग्रेन पे लगा रहे हो
So that is nothing but my formation of my pollen kit. इसी चीज को हम बोलते हैं formation of my pollen kit. तो टिपेटम बेसिकली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट, जो बहुत ही जरूरी होता है अगर आप पोलन ग्रेन को इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट करा रहे हो तो. इफ यू आर यूजिंग इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन देन पोलन किट फॉर्मेशन आपके लिए बड़ा जरूरी है. तो कल अगर कोई आपसे आके पूछे कि आप पोलन किट में बेसिकली होता क्या है, देन यू हैव टू टेल देम टू थिंग्स. एक तो येलो कलरेशन आपको मिलेगा वहां पे, उसके साथ यू विल हैव सम काइंड ऑफ ऑयली स्टिकी सिक्रीशन, जिसकी वजह से मेरा जो पोलन ग्रेन है मेरा चिपक सकता है मेरे इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर. सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू टेल देम, राइट. उसके अलावा जो हमने एक और चीज यहाँ पर देखी, स्पोरोपोलिन फॉर्मेशन आपका टिपेटम करेगा, विच इज द आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, और इसे कोई भी एंजाइम डिग्रेडेड नहीं कर सकता. बेसिकली इसको कोई भी आपका एंजाइम डिग्रेडेड नहीं कर सकता, इवन आपका कोई भी ऑर्गेनिक एसिड इसे डिग्रेडेड नहीं कर सकता. सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो पोलन ग्रेन के आसपास आपको मिल जाती है, जिसके बारे में हम बाद में आराम से और बात करेंगे. और उसके अलावा मेरा टिपेटम नरिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग इट इज डूइंग ओवर हियर. एक नरिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. ओके, सो वो भी जरूरी है. अगर आप चाहते हो कि आपके पोलन ग्रेन ग्रो करे सक्सेसफुली, देन वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए टिपेटम यहाँ पे रोल प्ले करता है. वो मिडल लेयर से अपना खाना निकालेगा वहां से, एंड इट विल पुश इट टुवर्ड्स योर माइक्रोस्पोर्स. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. सो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताया. मैं यहाँ पे और 2 पॉइंट्स ऐड करूंगा, बट आई वोंट बी डूइंग दैट राइट नाउ. बट बिफोर वी रैप अप द थिंग्स, यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जो पोलन ग्रेन यहाँ पे होते हैं, हमने देख लिया कि वो आपके होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड इनिशियली वो डिप्लॉयड होते हैं. सॉरी, आपका जो टिपेटम होता है यहाँ पे वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, और वो होता है इनिशियली डिप्लॉयड, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम्स पॉलीप्लॉयड. ओके, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. यू टेल मी, आपकी जो इनरमोस्ट लेयर है आपकी यहाँ पे टिपेटम, उसके बाद कौन सी लेयर आती है, या उसके पीछे कौन सी लेयर होगी? सर मिडल वेरी गुड, मिडल लेयर. ठीक है, राइट. अब मुझे आप बताइए कि आपको जो एंडोथीशियम था उसका रोल क्या था? एंडोथीशियम का रोल क्या होता है? सर वो ना हमारी लेयर होती है और प्रोडक्टिव लेयर होती है, उसमें हाइग्रोस्कोपिक की नेचर होती है. हाँ, और वो सर एंथर के डाइजेस्ट में काम करती है. राइट, एंथर के डाइजेस्ट में वो आपको हेल्प करेगा. इट इज गोइंग टू बी हैविंग द हाइग्रोस्कोपिक नेचर, दैट मींस ये वाटर को रिटेन कर सकता है, बिकॉज इसमें फाइब्रस थिकनिंग आपको मिल जाती है. Fibrous thickening is because of my cellulose और alpha callose can be used as a term, जिसके वजह से आपकी fibrous thickening आपको मिलेगी देखने के लिए. I am going to play a role in my dialysis of the anther. याद रखना, जो पहले जो आपकी जो 3 लेयर होती है उनका कलेक्टिवली काम होता है, dialysis of anther ही उनका कलेक्टिवली यहाँ पे काम होता है. That is only thing they'll be doing over here. ठीक है. उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके एक नॉर्मल एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल एंथर के अंदर कितने लोब होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 2. लोब तो सिर्फ 2 ही होंगे ना, लोब तो आपके सिर्फ 2 ही होंगे, राइट. सिंगल लोब में कितना थीका होता है? 2. राइट, 2 थीका वाली सीन है ना सिंगल लोब, राइट. और जो बीच में जो टिश्यू होता है जिसके थ्रू आप जानते हो कि आपके 2 लोब कनेक्टेड होते हैं, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कनेक्टेड. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन राइट. हमने ज्यादा कुछ यहाँ पे देखा नहीं, हमने बस यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे देखी इन टर्म्स ऑफ योर एंथर. और याद रखना, आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे है, इसको ही इवन हम कह सकते हैं बाद में एज अ पोलन सैक. वी कैन कॉल देम एज अ पोलन सैक. और पोलन सैक में आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाए जाएंगे. अब याद रखना, इस चैप्टर में कई सारी माइन्यूट डिटेल्स होंगी जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, उनको आपको याद रखना है, because they will ask you question based on that. So that's why this chapter will have, another chapter as well will have a slightly much more amount of information compared to the last chapter. So please make sure you don't miss out on the lectures. ठीक है. क्या ये 4-5 स्लाइड्स जो आज हमने किए, क्या आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Are these slides clear to all of you? Yes, sir. Alright, so we were not able to do much amount of things right now, but one more thing I want to tell you, कल से हम क्या करेंगे, we'll be having this attendance वाला part in the later part of the class. ठीक है. Initially हम हमारा lecture चालू करेंगे, and in the later part of the class we'll be having this attendance वाला drill, which roughly takes 10 to 12 minutes for class timing. And please make sure कि आप class एक तो regularly आए, that's one thing. Along with that, just make sure that in case अगर आप late आते हो और attendance आपका miss हो चुका है, then do let me know so that I can add your name over there.